गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका हमारे इस इकरा यूट्यूब स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक विभाजन, और उस भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग को ये अब देखना था उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी उत्तर भारत का जो हमारा विशाल मैदान है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया जो है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, किन किन नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के सेडिमेंटेशन से यह हमारा मैदानी भाग बना हुआ है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, उत्तर भारत के विशाल मैदान, और एक्चुअली में 1 2 3 4 5 6 यह जो नंबरिंग किया गया है, एक्चुअली में यही उत्तर भारत का विशाल मैदान के अलग अलग उसके यूनिट से अलग अलग इकाइयां। लेकिन आप सबको पता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत प्रायद्वीपीय पठार के बाद में बना है। चूंकि उत्तर भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, एक्चुअली में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वह गोंडवाना भूखंड का अभिन्न अंग है, और एक्चुअली में वही हमारे भारतवर्ष का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है। और एक्चुअली में इस प्लेट को हम लोग कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यही प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था, और यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर बहती थी। उस टेथिस सागर में संकुचन हुआ, और उसी के अवसाद, उसी का मलबा, उसी का सेडिमेंट्स वलित होकर, फोल्ड होकर हिमालय पर्वत का निर्माण किया, यानी एक मुर्दार पर्वत बना जिसे हिमालय पर्वत के नाम से पुकारते हैं। अब चूंकि उसी टेथिस सागर के गर्भ से हिमालय पर्वत निकला, लेकिन टेथिस सागर का कुछ भाग हिमालय के बनने के बाद भी शेष रह गया था, बचा हुआ रह गया था। अभी भी उसमें पानी मौजूद थे। अब जैसे ही हिमालय पर्वत बन गया, और चूंकि हिमालय पर्वत बनने की घटना 1 घंटे 2 घंटे की नहीं थी, बल्कि ये करोड़ों वर्षों की थी। ये क्रमिक रूप से हिमालय का उत्थान होता गया, और जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया, वैसे वैसे जो नदियां हैं वे ग्लेशियर से निकलनी शुरू हो गई। अब चूंकि हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, कुछ पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती का मतलब ये हुआ कि हिमालय के बनने से पहले की जो नदी है, जिनमें सिंधु नदी शामिल है, ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है, सतलज नदी शामिल है, इस तरह की कई नदियां शामिल है जो पूर्ववर्ती नदी। तो जब ये नदियां हिमालय पर्वत की तरफ से अपने सेडिमेंट्स को, अपने अवसाद को, अपने मलबा को, अपने निक्षेप को लेकर आती थी, और चूंकि टेथिस सागर का अवशिष्ट भाग जो गड्ढे के रूप में हिमालय पर्वत के दक्षिण में समानांतर रूप से मौजूद था, उसी में लगातार इसका सेडिमेंटेशन होता गया, इसका निक्षेप होता गया, और समय के साथ साथ हिमालय और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य का जो टेथिस का अवशिष्ट भाग था, वह समतल हो गया। उसी समतल मैदान को आज की डेट में हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से पुकारते हैं। अब चूंकि इस विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ वह प्लीस्टोसीन युग में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य के विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ, तो यह प्लीस्टोसीन युग में हुआ। तो प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ, और चूंकि इसको निर्माण करने वाली जो नदियां थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, गंगा और उसकी सहायक नदियां थी, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां थी। लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों नदियों का नाम आता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की बातें आती है। वैसे आप देख रहे हैं इस मानचित्र में कि मानसरोवर झील है, उस झील से सिंधु नदी निकल रही है, और यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। इस सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें
झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, जो हमारे भारतीय भूखंड से होकर प्रवाहित हो रही। इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से पंजाब और हरियाणा का मैदान बना। इसी मैदानी भाग का जो दक्षिणी भाग था, जिसको हम लोग राजस्थान का मैदान कहते हैं, वह एक्चुअली में सरस्वती और घग्गर नदी जो बहा करती थी, उस नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से राजस्थान के मैदान का निर्माण हुआ था। जहां तक बात है नंबर 2, 3, 4, इसे गंगेटिक प्लेन कहते हैं। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, जिसको अपर गंगेटिक प्लेन कहते हैं या अपर गंगा प्लेन कहते हैं। तीसरे में जो है कि मिडिल गंगा प्लेन कहते हैं, और चौथे में हम लोग लोअर गंगा प्लेन के नाम से इसको पुकारते हैं। जहां तक बात है 5वें यूनिट की, तो यह एक्चुअली में असम का मैदान कहलाता है। यह जो असम का मैदान है, यह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से बना हुआ। इसी में जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ, वहीं पर माजुली द्वीप है, जो विश्व में अधिवासित यानी आबाद द्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप। हालांकि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है वह अमेजन नदी के गोद में है, जो आपको दक्षिण अमेरिका में। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि यह हमारा जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है, यह अत्यंत उपजाऊ है, अत्यंत समतल है, और इसी में हमारी कृषि कार्य को अंजाम दिया जाता है। अब चूंकि हमारे इस मध्य के विशाल मैदान में कई स्थलाकृतियां मौजूद है यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने कहा कि ये हमारा जो मैदानी भाग है, तो मध्य के विशाल मैदान के अंतर्गत इसको कई इकाइयों में हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर राजस्थान से शुरू करते हैं, राजस्थान के मैदान से अगर हम लोग शुरू करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये जो येलो रंग का शेड है, ये राजस्थान का मैदानी भाग है। एक्चुअली में इसके मध्य से होकर अरावली पर्वत की अवस्थिति है, और अरावली पर्वत का जो पूर्वी भाग है वह उपजाऊ है, और अरावली पर्वत का जो पश्चिमी भाग है वह एक्चुअली में थार मरुस्थल या थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत से भी कई नदियां निकलती हैं, जिसमें लूनी है, बूंदी है, सुकरी है, और इन नदियों के द्वारा लाए गए जो उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, उपजाऊ मिट्टी का जहां पर सेडिमेंटेशन हुआ है, उसको रोही के नाम से भी पुकारा जाता है। वह बहुत ही उपजाऊ। और ये अरावली पर्वत जो है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसे मेवाड़ और मड़वाड़ की विभाजक रेखा भी अरावली को कहते हैं। तो एक्चुअली में ये राजस्थान को जो मैदान है, यह प्राचीनतम पौराणिक नदी जो सरस्वती है, जिसका नाम घग्गर नदी भी था, उसी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से यह राजस्थान का मैदान बना। लेकिन इसका लगभग आधा पश्चिमी भाग जो है वह मैदानी भाग तो है, लेकिन मरुस्थल के रूप में यह तब्दील हो चुका। अगर आप देखेंगे कि हमारे मध्य के विशाल मैदान का, तो मैंने कहा कि पंजाब और सतलज का मैदान, जिसको पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं, मध्य गंगा का मैदान कहते हैं, और निम्न गंगा के मैदान के नाम से हम लोग पुकारते हैं। और जो सबसे पूरब में जो मैदान है मध्य का विशाल मैदान के अंतर्गत, तो असम का मैदान है, और जहां पर ग्रीन कलर से एक सर्कल बनाई गई है, वहीं पर जो है कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा एक द्वीप का निर्माण किया गया है, जिसको माजुली द्वीप कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई गई है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने आपको बताया है कि यह आपको चेमोदुंगमा ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, और वहां पर तिब्बत में इसको लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और यही नदी आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर असम से होते हुए आपको बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और इस तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोग उसको पुकारते हैं। अब कहने का मतलब यहां पर यह है कि उसी चीज को, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, उसी एरिया को इसमें शेडिंग करके दिखाया गया है कि ये मध्य का विशाल मैदान कहां तक है। तो यह लगभग जो है कि 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसकी मौजूदगी है। अब चूंकि इस मैदानी भाग में
हमें कई तरह की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है, जिसमें हमको भाबर प्रमुख है, तराई है, बांगर है, खादर है। ये अत्यंत जो है महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में यहाँ पर ये शामिल है। ये किस किस क्षेत्र को, मध्य का विशाल मैदान कवर कर रहा है, जिसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह। तो चूंकि यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जिसके बारे में आपको जानना निहायत ही जरूरी है, तो एक्चुअली में यही वो क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं भाबर और तराई प्रदेश। आपको इस मानचित्र से स्पष्ट रूप से यहां पर पता आपको चल रहा है कि यह माउंटेनियस रीजन है। देख रहे हैं कि पीछे एक पर्वत आपको दिखाई दे रहा, और पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां होती है, वे नदियां अपने साथ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को, बोल्डर्स को लाती है, और लाने के बाद वह गिरिपदीय प्रदेशों में, शिवालिक के निचले भागों में, फुट हिल्स में जो है उसको जमा करते हैं। आप देख रहे हैं जहां भाबर लिखा हुआ है वहां बड़े बड़े बोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। यही एक्चुअली में जो बड़े बड़े बोल्डर्स वाले जो एरिया हैं, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में, और ये भाबर का जो क्षेत्र है यह आपको पंजाब से शुरू होकर आपको पश्चिम बंगाल तक चला आता। तो एक्चुअली में यही भाबर प्रदेश कहलाता है। अब इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स है। अब सोचिए कि जो पर्वत की तरफ से जो नदी ऊपर से उतर रही है और बरसात का दिन अगर नहीं है, तो उस स्थिति में यह जो है कि पत्थरों के नीचे नीचे से या गैप से वह पानी बहते हुए वह नदी आपको प्रकट होती है तराई प्रदेश में, जिसको कि टिक करके इसमें दिखाया गया। तो ये जो टिक किया हुआ ये तराई प्रदेश है, जहां नदी भाबर से निकलकर तराई में वह प्रकट हो रही है। लेकिन अगर बरसात का दिन हो तो यह भाबर भी पानी से डूब जाता है। यह भाबर प्रदेश जो है इसका कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, उसको जो है हम लोग भवन निर्माण के रूप में, सड़क निर्माण के रूप में, बांध के निर्माण के रूप में इस भाबर प्रदेश के पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक तराई प्रदेश की बातें हैं, यह ठीक भाबर के समानांतर इसकी मौजूदगी होती है। इसमें महीन महीन मिट्टियों का कण होता है, महीन महीन पत्थर के टुकड़े होते हैं, लेकिन यह दलदली होती है, यह स्वैम्प होती है, और इसमें हमेशा जो है कि यह दलदली भूमि की वजह से मच्छर वगैरह की संख्या अधिक पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में, तराई प्रदेशों में जो खेती की जाती है वह एक्चुअली में चावल की खेती होती है, या फिर कुछ दलहनी फसलों की भी खेती हो जाती है। तो मुख्य रूप से चावल यहाँ की मुख्य फसलों में शामिल है। और नेपाल की जो तराई की बातें हैं, या बिहार के उत्तरी भागों का जो मार्जिनल एरिया है, या अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश का जो है कि शिवालिक के समानांतर वाला एरिया है, तो एक्चुअली में वो तराई प्रदेश का ही एरिया है। यानी कि यह भाबर के बाद ये तराई का क्षेत्र आता है। इसी प्रकार से अब देखेंगे कि कुछ और भी स्थलाकृतियां होती है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि यह जो है आपका हिमालय पर्वत को दिखाया गया है। हिमालय पर्वत से आने वाली जो नदियां होती है वो भाबर का निर्माण करते, बड़े बड़े इसमें बोल्डर्स दिखाए गए हैं। फिर भाबर के बाद ये तराई जो महीन कण वाले जो स्थलाकृतियां हैं उसको दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर दो स्थलाकृति और दिखाई जा रही है, एक है बांगर और दूसरा है खादर। यह जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, खादर के दोनों तरफ से घेर कर, एक्चुअली में ये नदी है। और नदियां जो होती है वो प्रत्येक वर्ष उपजाऊ मिट्टी को लाती है, अपने दोनों किनारों पर जमा करती है। यह अत्यंत उपजाऊ होती है। उसी मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। यानी नदी जो है, जैसे गंगा नदी की बात आएगी, गंडक की बात आएगी, बूढ़ी गंडक की बात आएगी, या कोई भी नदी है, तो प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में खासकर जो है वह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लाती है और अपने दोनों किनारों पर जमा करती है। उसी मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। वह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। उसी खादर मिट्टी को लोम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी लोम मिट्टी जो है वह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी में शामिल है। तो ये तो खादर उपजाऊ मिट्टी है। इस खादर मिट्टी को इंडियन एग्रीकल्चर का बैकबोन भी कहा जाता है। लेकिन जहां तक है बांगर मिट्टी की, तो यह जो तटबंध होता है, जहां पर खादर मिट्टी होती है, उसके ऊंचे जो भाग होते हैं, जो हाईलैंड्स होते हैं, वहां की मिट्टी जो है बांगर मिट्टी कहलाती है। तो वो जो बांगर मिट्टी कहलाती है उसमें उपजाऊपन नहीं होता है। उसमें चट्टानों के कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं
और उन कंकड़ पत्थरों में मोटे अनाजों की खेती होती है, यानी कि ज्यादा उसमें डेंस एग्रीकल्चर नहीं होता है। लेकिन उस कंकड़ पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का चुर्क सीमेंट उद्योग जो है इसी बांगर से लाए गए ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को पीसने के बाद उससे जो है सीमेंट बनाई जाती है। तो एक्चुअली में इसी बांगर के नाम पर बांगर सीमेंट नाम रखा गया। तो ये बांगर सीमेंट कृषि कार्यों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, जबकि खादर मिट्टी जो होती है कृषि कार्यों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, अत्यंत उपजाऊपन होती है। तो चूंकि आज का हम लोग का यह जो क्लास था वो डेडिकेटेड था उत्तर भारत के विशाल मैदान के तहत, तो हमारी अगली चर्चा जो होगी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत होगी। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस इकरा स्टडी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।